ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं अपने देखो क्वेश्चन की तरफ अब। तो अभी तक जो हमने यहाँ पर सीखा डाटा हैंडलिंग में हम एक्चुअली करते क्या क्या है, ठीक है। तो डाटा हैंडलिंग में जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया, ठीक है, और डाटा के बारे में हमने सीख ही रखा है। डाटा जो आपका दो टाइप का है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी डाटा हम किसको बोलते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर खुद जा करके कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो वो हमारा प्राइमरी डाटा है। और अगर किसी डाटा को हम किसी न्यूज़पेपर में या फिर किसी भी पेपर में, न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, अगर वहाँ से हम कोई डाटा का कलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। लेकिन इन सबके पर्पस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारा पर्पस सेकेंडरी डाटा जैसे हमारे को अगर कभी मिल रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो वो जो एक डाटा है वो हमारे लिए एक अलग उसका पर्पस है, और जो कलेक्ट कर रहा है उसके लिए एक अलग पर्पस है। तो एक डाटा को हमने यहाँ पर टू कैटेगराइज किया हुआ है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। फ्रिक्वेंसी क्या होती है ये भी हम यहाँ पर सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स का एक टेस्ट है, आउट ऑफ 10, ठीक है, मैथ्स का एक टेस्ट है, आर गिवन बिलो। यहां पर कुछ मार्क्स गिवन है, कितने स्टूडेंट्स के गिवन है, 20 स्टूडेंट्स के गिवन है। तो एक बार अपन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है। देयर आर 20 स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स यहाँ पर हमारे को गिवन है इस क्वेश्चन में। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, तो इसको सीखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे को यहाँ पर एक टेबल बनानी है, तो मैं टेबल के लिए ऐसा कुछ बना देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मार्क्स, फिर इस टेबल में हमारे को यहाँ पर लिखना होता है टैली मार्क, ठीक है, टैली मार्क, और फिर यहां पर लिखना होता है हमारे को फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो देखो मार्क्स के बारे में और फ्रीक्वेंसी को लेकर के, और टेली मार्क तो लिखना ही है, टेली मार्क लिखना आप सबको आता है कि जैसे मुझे 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है, तो मैं टेली मार्क में किस तरीके से लिखूंगा। अब देखो यहां पर हम करेंगे क्या, केवल ये टेबल बनानी है मेरे को, लेकिन मैं एक बार ये जो अनग्रुप्ड डाटा है इसको एनालिसिस करूं। एनालिसिस करने का मतलब ये है कि यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे कम मार्क्स कौन से बच्चे के हैं। तो मैं यहां से चलना स्टार्ट होता हूं। देखो 6 से लिख रहा है, इससे छोटा 5 है, ठीक है, 5 से छोटा 2 आ गया, 2 से कुछ और छोटा दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहां पर मेजर करता हूं कि यहां पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होना चाहिए, ठीक है, यहां पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होना चाहिए। और मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी जिसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। रेंज हमारी क्या होती है कि जो बिल्कुल अपर नंबर होता है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब अगर मैं यहां पर 9 में से 2 को माइनस कर दूं, 9 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं, तो यहां पर आपको इसकी रेंज यहां पर कितना मिलेगी, 7। कई बार ऐसे क्वेश्चन में साथ साथ रेंज पूछ ली जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है रेंज निकालना, ठीक है। ये हमारे पास में अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। हम एक क्वेश्चन ग्रुप्ड डाटा पर भी करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल है। मुझे यहां पर देखो असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब अगर यहां पर 2 सबसे छोटा नंबर है तो मुझे सबसे पहले यहां पर 2 लिख देना चाहिए। क्लियर। उससे बड़ा नंबर हम देखते हैं यहां पर, तो आप देखेंगे 2 के बाद में आपको 5 मिलेगा, फिर आपको 6 मिलेगा, फिर आपको 9 मिलेगा। क्लियर। यही नंबर मिलेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं चलना। तो देखो 6 है,
1 टाइम आया ना, फिर 5 है, इसके आगे भी ऐसा मार कर दें, 9 है, इसके आगे भी कुछ इस तरीके से मार कर दें, 6 है, अगेन इस तरीके से मार कर दें, 2 बार आ रहा है, 2 आ रहा है तो यहां पर मार करें, 5 आ रहा है तो यहां पर मार करें, 9 आ रहा है 2 टाइम, यहां पर मार करें, ठीक है, फिर 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, ठीक है, यहां तक पहुंच चुके हैं अपन, ध्यान रखना, 6 आ रहा है, क्लियर, अगेन फिर 5 आया, उसके बाद में 2 आया, फिर 9 आया, तो पहले 2 पे फिर 9 पर, ठीक है, और फिर 5 5 2 बार आ गया, तो 2 बार आ गया 5 5, तो ये 4 तो बन ही चुका, मुझे ऐसे करके 5 और एक और यहां पर बनाना पड़ेगा, फिर आगे आया यहां पर 6 2 और 5, तो पहले 6 फिर 2 और फिर 5, ठीक है, इतना ही है, यही बनेगा। तो मेरे पास में देखो सबसे पहला नंबर जो टैली मार्क में जब इस तरीके से हम चलते हैं तो हमारे से देखो कोई सा भी नंबर कभी छूटता नहीं है। एक तरीका वैसे ये भी हो सकता था कि मैं यहाँ पर 2 को काउंट कर लेता और वो काउंट करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता कि यहाँ पर 2 कितनी बार आया, इस पूरे हमारे पास में 4 टाइम आया, तो ये 4 मैं यहाँ पर लिख दूँ और 4 का डायरेक्ट यहाँ पर टैली मार्क लिख दूँ, ठीक है। लेकिन एक तरीका ये भी है कि हम एक एक नंबर को देखते जाएं, टैली मार्क लिखते जाएं। टैली मार्क इसीलिए लिखा जाता है वैसे तो, जिससे हमारे से कभी कोई मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। ये मैंने पहले 5 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 7 लिखा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 5 और यहाँ पर आ रहा है आपके पास में 4, ठीक है। देयर आर 20 स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो इन सबका सम, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है आपको, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सिंपल ही है, बहुत सिंपल, बढ़िया अच्छा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। और इसी तरीके से बस डाटा को मेंटेन करते हैं अपन। ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, एक बार इसका सम करके देख लेते हैं। देखो 4 + 7 11 बन गया, 11 प्लस आप 9 करेंगे तो आपको यहाँ पर 20 मिल जाना चाहिए। ये क्वेश्चन 20 स्टूडेंट्स के लिए आपसे पूछा गया था, 20 स्टूडेंट्स थे, तो इसका सम भी आपका 20 आना चाहिए, ठीक है। इसका सम करके भी यहाँ पर आपको दिखाना होता है, इससे हम खुद भी आश्वस्त होते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम अनग्रुप्ड डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरीके से बनाएंगे, तो वो इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो लूंगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए, ठीक है। तो इसको तो रफ करते हैं, क्लियर हुआ होगा। अब जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं और लेंगे वो लेंगे आपके ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ग्रुप किस तरीके से बनाओगे, ठीक है। रेंज निकालना भी आ ही चुका है बच्चों को, ठीक है। तो जो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी देखो इसी तरह का ले रहा हूं मैं, इसी तरह का, मतलब कुछ स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स हैं, तो कौन कौन से मार्क्स हैं, किस तरह का डाटा यहाँ पर गिवन है, और उससे हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स के लिए ले रहे हैं इन एग्जाम, किसी एग्जाम में 40 स्टूडेंट्स हैं, किसी एग्जाम में 40 स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर देखो मार्क्स गिवन है। अब वो मार्क्स कौन कौन से गिवन है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर मार्क्स से लिख रहा हूँ, क्योंकि काम का कुछ ऐसा ही है अपने। 18 8
फिर आता है 12, 6, 8, 16, 12, 5, 23, ठीक है, 2, 16, 2, 16, 23, और उसके बाद में आता है अपने पास में 2, 10, 12, 9, 7, 6, 5, 3, 5, ठीक है, 3, 5, 13, 21, नेक्स्ट है अपने पास में 13, 15, थोड़ा 40 स्टूडेंट्स का क्वेश्चन लिया है अपन ने, थोड़ा सा इसको लिखने में टाइम लगेगा, 20, 24, और फिर है अपने पास में 17, 21, 16, 13, 18, ठीक है। बहुत केयरफुली बस इसमें लिखना होता है, बाकी समझने वाला जो पॉइंट है यहाँ पर वो एक सिंपल ही होता है, सिंपल पॉइंट होता है। इनको सीखना समझना बहुत आसान है, लेकिन बस इसको लिखना बहुत केयरफुली है, ठीक है। 18, 17, नेक्स्ट आता है 16 एंड लास्ट एंड फाइनली 4। क्लियर? एक बार आप लोग भी इसको काउंट करके देख लें। ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाएंगे, यहाँ पर यहीं पे मैं लिख देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, लेकिन एक ग्रुप्ड डाटा के लिए बनाएंगे, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं हम इसको। और जैसा टेबल अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, बिल्कुल वैसी ही टेबल बनेगी, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अब देखो, ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तो जो ग्रुप मैं बना रहा हूँ मैं उसको बोलूँगा कि ये एक क्लास है, ठीक है। जो हम यहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं उसको हम बोलेंगे कि ये एक क्लास है। मैं यहाँ पर मार्क्स लिखूँगा। अब ऐसा हम कब करते भी कब है, इसको भी देखें, ठीक है। जब मेरे पास में नंबर ऑफ डाटा, जो नंबर ऑफ न्यूमेरिक फैक्ट्स, जो नंबर्स मेरे पास में है, ये कुछ ज़्यादा क्वांटिटीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये कम क्वांटिटीज़ में है तो मैं डायरेक्टली अनग्रुप्ड डाटा के लिए हमारी फ्रिक्वेंसी टेबल बना सकता हूँ, फ्रिक्वेंसी टेबल, ठीक है। सीधे सीधे हम बना सकते हैं बिना ग्रुप बनाए। लेकिन अगर मेरे पास में नंबर ऑफ डाटा कहीं ज़्यादा है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, ग्रुप बना लेना चाहिए। ग्रुप बनाने से क्या होगा कि ये जो हम एक एक रो करके इसमें लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा कम रो में ही काम हो जाएगा। तो मुझे यहां पर कितनी क्लास चाहिए, यहां पर आपका वही फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था। ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही रिप्रेजेंट करेगी अभी भी, ठीक है। ये वाली फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही रिप्रेजेंट करेगी अभी भी। अब देखो यहां पर सीखने लायक बात क्या है, कि आपके पास में अभी यहां पर 40 स्टूडेंट का डाटा आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स का डाटा आपके सामने लिख रहा है, कुछ मार्क्स से ही। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि मैं ऐसे इसको डायरेक्टली नहीं बनाऊं, मैं इसमें कुछ ग्रुपिंग कर दूं, कुछ ग्रुप बना दूं। तो यहां पर हम ग्रुप बनाने के पहले कुछ ऐसा सोचते हैं कि मुझे यहां पर कितने ग्रुप बनाने चाहिए, मुझे यहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है, मेरा काम कितने में हो सकता है। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि इसके लिए सबसे पहला काम आप यहाँ पर रेंज को कैलकुलेट करके चेक कर लें, ठीक है। तो रेंज, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो आप यहाँ पर एक बार चेक करके देखो कि आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, ठीक है। कैसे चेक करते हैं, इधर देखो, ये 18 लिख रहा है। अब आगे बढ़ो, तो सबसे पहले एक सबसे छोटा नंबर मैं यहाँ पर खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ इस डाटा में कि इसमें सबसे छोटा नंबर मुझे कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या, है तो वो कितना है, ठीक है। 18 के बाद 8 कम हो गया, 6 उससे भी कम हो गया, 5, 2, बढ़ते जाओ। 2 से अगर कोई कम नंबर मिले, ठीक है, 2 से कम नंबर मुझे मिल गया, ये लिख रहा मैंने, ये लिख रखा 1, ठीक है।
अब 1 से भी कोई कम नंबर होगा क्या? हो सकता है कि 0 मार्क्स आए हो किसी बच्चे के, ठीक है, हो सकता है, डेफिनेटली बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए हमारे को आगे बढ़ करके भी इसको देख लेना चाहिए पूरा, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। तो आप यहीं से चलना स्टार्ट हो जाओ, 16 से बड़ा 17, फिर 18, फिर 18 से भी कोई बड़ा, तो यहाँ 23 आ रहा है, 23 से भी कोई बड़ा 24 आ रहा है, ठीक है, 24 से भी कोई बड़ा, ठीक है, बढ़ते जाओ, चलते जाओ। तो आपको यहाँ पर 24 सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, 1 सबसे छोटा नंबर मिलेगा, तो आपको 23 इसकी रेंज मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब ये होता है कि मैं इनको कुछ पोर्शन में डिवाइड करना चाहता हूं। जैसे अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि 0 से 5 तक एक क्लास बना दें, इसको हम बोलेंगे एक क्लास, ठीक है। मतलब यहां पर हम नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट करने के लिए मेरे को पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं क्लास कितनी साइज की बनाना चाहता हूं। साइज का मतलब होता है कि 0 to 5, तो इसकी जो साइज है, ये जो मैंने लिखा 0 to 5, इसके बारे में भी यहां पर सीखें। 0 to 5 जो हम यहां पर लिख रहे हैं, ये इसकी लोअर लिमिट कहलाती है, LL लिख देता हूं इसकी जगह पर, ये इसकी अपर लिमिट कहलाती है, UL लिख दिया इसकी जगह पर मैंने, ठीक है। क्लास साइज जब भी हम निकालते हैं तो हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। अब मुझे यहां पर 5 के गैप पर हर क्लास चाहिए, उसका मीनिंग क्या है मैथमेटिकल, उसका हम मीनिंग क्या लेकर के चलते हैं ये भी अभी देखते हैं अपन। अगली जब मैं यहां पर क्लास लिखूंगा तो मुझे यहां पर 5 to 10 लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा यहां पर कंफ्यूजन आता है बच्चों के कि आपने 5 यहां पर भी लिख दिया, यहां पर भी लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मैं यहां पर 10 to 15 लिख दूंगा, ठीक है। देखो मेरे पास में यहां पर जो डाटा गिवन है वो मिनिमम 1 मार्क्स भी है, तो मैक्स टू मैक्स यहां पर 24 मार्क्स भी है, ठीक है। 24 के बाद में मेरे पास में मार्क्स नहीं है, तो मैं यहां पर जो एक बनाना चाहता हूं ग्रुप, ठीक है ना, मुझे यहां पर कितनी क्लास रिक्वायर्ड है ये मुझे पता नहीं है, हम डिसाइड कर सकते हैं, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अगर ये डिसाइड कर लें कि मुझे इतनी क्लास साइज की एक क्लास लेनी है, तो क्लास साइज होता क्या है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, मतलब 5 माइनस अगर मैं 0 करूंगा तो मेरी क्लास साइज यहां पर कितनी है बेटा, 5 है, क्लियर। नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट करने के लिए हम रेंज जो होता है आपका उसको डिवाइड कर देते हैं क्लास साइज से, ठीक है, याद रखना इन पॉइंट्स को। क्लास साइज से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो जो मेरी रेंज है अगर मैं उसको क्लास साइज से डिवाइड करूंगा, ठीक है, इसको तो रफ कर देते हैं, सिंपल पॉइंट है, समझ में आ गया होगा। देखो यहां पर रेंज को, अब मेरी रेंज यहां पर देखो कितना निकल करके आती है, 23 निकल करके आती है। क्लास साइज अभी मेरे पास में कितनी आई थी, 5 आई थी, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करने के लिए बैठूंगा तो मुझे 4.6 ऐसा यहां पर कुछ मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, 4.6 मुझे ऐसा यहां पर कुछ मिलेगा। अब नंबर ऑफ क्लासेस एक होल नंबर होना चाहिए ना, नंबर ऑफ क्लासेस एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं किसी भी क्लास में, 10.5 स्टूडेंट्स कभी भी नहीं हो सकते, या तो 11 स्टूडेंट होंगे या 10 स्टूडेंट्स होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से नंबर ऑफ क्लासेस भी मेरे पास में एक होल नंबर होना चाहिए। तो 4.6 आने का मतलब यहां पर यह है कि आपको नंबर ऑफ क्लासेस 5 ले लेना चाहिए। कैसे लेंगे 5, तो मैं यहां पर 5 का गैप बना दूं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। इससे आगे मुझे यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर हुई बात। इससे आगे हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, 20 to 25 तक की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 25 के ऊपर का हमारे पास में कोई मार्क्स है ही नहीं यहां पर, क्लियर हो रही है बात। अब देखो यहां पर ये जो आपका क्लास लिखी जाती है, ये जो आपकी क्लास लिखी जाती है, इसमें ये आपकी लोअर लिमिट कहलाती है, ये आपकी अपर लिमिट कहलाती है। इसको हम लोअर, इसको हम अपर लिमिट कहते हैं। और ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं ये एक्सक्लूसिव के लिए है। उसका मीनिंग क्या होता है ये भी सीखें कि ये वाला जो 5 है आपका, ये वाला जो 10 है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते, इट इज नॉट इंक्लूडेड। इस क्लास में इंक्लूड नहीं करना। इसको कहां इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। इसको कहां इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको इंक्लूड करेंगे।
मतलब 0 से लेकर के 4 तक के मार्क्स मैं मेरी फर्स्ट क्लास में काउंट करूंगा। तो हम यहीं से चलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें आपको कुछ ऐसे बताने की देखो कोशिश करूंगा। आप यहां से चलो, आगे बढ़ते जाओ। आपको सबसे पहले 2 दिखा, ठीक है। आपको हालांकि ऐसा सर्कल नहीं बनाना, मैं केवल सिखाने के लिए बना रहा हूं। यहां पर आपने 2 पर सर्कल कर दिया, एक इस वाले 2 पर आपने सर्कल कर दिया, ठीक है। और इस 5 को इंक्लूड नहीं करना मुझे फर्स्ट क्लास के अंदर। 3 पर सर्कल कर दें, उसके बाद देखो यहाँ पर और क्या क्या आया, इस 1 पर भी सर्कल कर दें। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, इस 3 पर सर्कल कर दें। क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से और आगे बढ़ें, इस 4 पर भी सर्कल बना दें। क्लियर हो रही बात? देख लेते हैं यहाँ पर कितने नंबर्स आए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब 0 to 5 के अंदर टोटल मुझे जो फ्रिक्वेंसी यहां पर लिखना चाहिए वो कितना लिखना चाहिए? 6। कितना लिखना चाहिए? 6। क्लियर हो रही है ना बात? जैसा काम अभी हमने हमारी जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, वैसे भी आप इसको कर सकते हैं कि आपने 18 देखा, 18 किस रेंज में आएगा, ठीक है, उस रेंज के आगे आप यहां पर टैली मार्क लिखते जाएं। जैसे मैं आपको लिख करके बता देता हूं, 18 आपका यहां पर 15 to 20 वाली रेंज में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इस रेंज के आगे ऐसे पहले 1 लगा दूं। फिर 8 कौन सी वाली रेंज में आएगा? तो 5 to 10 में आना चाहिए। बिल्कुल 12 कौन सी वाली रेंज में आएगा? 10 to 15 वाली रेंज में आएगा। फिर 6 कौन सी वाली रेंज में आएगा? तो 5 to 10 में ही आना चाहिए, ठीक है। 5 to 10 में आना चाहिए 6, 8 भी उसमें ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहां पर एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जैसे हम इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर दिया हमने, जो अनग्रुप्ड था पहले हमारे पास में, ग्रुप बना दिए मैंने। इससे क्या होगा कि जब मेरे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होंगे, लार्ज स्केल पर होंगे, तब भी मैं इस तरह की एक टेबल बना करके, एक ग्रुप बना करके उस टेबल को बना सकता हूं, ठीक है। ये यहां पर एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से कर देता हूं कि आपको जो 0 to 5 है उसके लिए यहां पर जो फ्रिक्वेंसी मिल रही है वो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। मतलब 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 to 5 के बीच में मार्क्स हैं उनके। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी अभी भी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी अभी भी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 0 to 5। बिल्कुल इसी तरीके से 5 to 10, तो अब मुझे इसके अंदर 5 को इंक्लूड करना है, लेकिन जो अपर लिमिट होती है उसको हम इंक्लूडेट नहीं करते, इसलिए इसको एक्सक्लूडेट बोला जाता है, एक्सक्लूसिव, ठीक है। इंक्लूड नहीं होती ये वाली लिमिट, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? 5 to 10 के लिए अगर हम यहां पर कैलकुलेशन करके देखें तो आप पाएंगे कि आपको 11 स्टूडेंट्स यहां पर ऐसे मिलेंगे, जो 5 to 10 के लिए 11 स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसी तरीके से 7 9 और 7 9 एंड 7, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपको इस जगह, इस पोजीशन पर मिलेंगे। मतलब 5 to 10 के लिए अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 11 स्टूडेंट्स। तो मैं इसका टैली मार्क एक बार और लिख देता हूं सबके सामने। इसका टैली मार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये भी 10, ठीक है, और ये एक 11। 7 के लिए अगर मुझे यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 के लिए अगेन 5 6 7, ठीक है। तो ये आपकी फाइनली जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर दिखेगी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। तो अभी तक हमने यहां पर जो सीखा, हमने यहां पर अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा जो हमारा होता है उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना सीखा, ठीक है ना। और देखो क्या क्या पढ़ना है, यहां पर हमारे को ग्राफ के बारे में भी नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। तो ग्राफिकल नॉलेज भी रिक्वायर्ड है।